नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मोहन राकेश जी का लिखा हुआ नाटक आषाढ़ का एक दिन का आगे का भाग सुनाने जा रही हूँ। अंबिका कहती है, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है, फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। मल्लिका कहती है, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बाह से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। विलोम कहता है, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता भी नहीं कर रहे हैं। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका कहती है, ये सच नहीं है। विलोम कहता है, सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णु दत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि मल्लिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, उस आदेश का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। विलोम कहता है, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आप राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका कहती है, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोके के पास से हटकर उसकी ओर आता है और कहता है, मैं कब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं, वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका कहती है, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज आज मैं खांसी उठ आने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधों को सहारा देती है और कहती है, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम कहता है, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका कहती है, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। विलोम कहता है, परंतु मैं समझता हूं वह एक बार अवश्य आएगा, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे ही नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह जिससे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार नहीं आना चाहिए? मल्लिका कहती है, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। विलोम कहता है, मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विशुद्ध होता है। झरोके से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसीलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, मैं जानता हूँ, यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है।
पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वो यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है और कहती है, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है और कहता है, परंतु ये स्थान क्या बुरा है। उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास जाती है और उसे बाह से पकड़कर झरोके से हटा देना चाहती है और कहती है, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता रहता है। मल्लिका इधर से उधर हटकर अंबिका के पास आ जाती है और कहती है, माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती कोई इस समय अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है और कहती है, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है और कहता है, चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंगात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूँ। झरोके से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका कहती है, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है और कहती है, कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम कहता है, परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। वह कहती है, आर्य विलोम। विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर कह रही हूं कि आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम पूछता है, ऐसा? मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका टोकते हुए कहती है, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम पूछता है, अच्छा ऐसा अंबिका? क्षण भर दोनों की ओर देखता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है और कहता है, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है। फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ
अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका कहती है, मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर ना देकर मुंह हाथों में छुपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छुपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वो उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका कहती है, अभी भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका कहती है, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बैठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। कुछ और वर्षों बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। एक दीपक जलता है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल एक दो बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल कहता है, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। वह पूछती है, कौन? मातुल कहता है, मैं हूं मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है और पूछती है, आरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल कहता है, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। जो हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब ये स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर ही नहीं टिकता। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही बहुत अच्छी थी जो पैरों को पकड़ती तो थी, पर मैं तो अब घर के रहते हुए भी बेघर हो गया हूँ। न बाहर रहते बनता है न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रासाद का स्मरण हो आता है जहां रहकर एक पांव तोड़ आया हूं। मल्लिका कहती है, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल कहता है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूं, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूं। और इससे भी कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा सिर आदर से झुकने को मन करता था, वे सब मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। आगे कहता है, बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल न देवी है
न देवता, न पंडित है, न राजा, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है और ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल ये वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका पूछती है, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है और कहता है, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की अवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, जो तुमने लौटा दी। मल्लिका कहती है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल कहता है, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मल्लिका कहती है, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के आसन पर रख देती है और पूछती है, आग जला दूं? मातुल कहता है, नहीं, वर्षा थम रही है। बैसाखी लिए हुए झरोके के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदे हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। झरोके से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है और कहती है, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का समाचार भी कैसे सुन सकती हूँ? मातुल कहता है, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और ये भी संभव है कि जो हो वो ना हो। मल्लिका अप्रतिम सी उसकी ओर देखती रहती है और पूछती है, परंतु समाचार क्या है? मातुल कहता है, समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका आश्चर्य से पूछती है, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही अप्रतिम सी आसन पर बैठ जाती है और पूछती है, और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल कहता है, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधा राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धूरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसीलिए सत्य यही होना, उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है और कहती है, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूं, नहीं गया तो भी मैं झूठा हूं, ये तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है और कहती है, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो।
फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष में तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोग पूर्ण दृष्टि से उसे देखती है और कहती है, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रंथ घुटनों पर रख लेती है और कहती है, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हो गई हूँ। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। कहती थे, व्यवसायी कहते थे, उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का ये रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ। उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। कोहनिया आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है और कहती है, नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। बोलती बोलती और अंतर्मुखी हो जाती है, परंतु मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। और आज ये सुन रही हूं कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह से वंचित कर दोगे। बिजली कौनती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु पुनः बिजली कौनती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास शत विशत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से इधर उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास कहता है, संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह से जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ जाती है और पूछती है, आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो और मैं जो देख रही हूं वास्तव में मैं ही हूं। कालिदास कहता है, देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो, सब कुछ बदल गया है। या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है।
मल्लिका कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। कालिदास कहता है, नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं कालिदास टोकते हुए कहता है, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती है और पूछती है, बहुत थक गए हो? कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका कहती है, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाती। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोके के पास चला जाता है। अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश जी का लिखा हुआ नाटक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक का अगला भाग मैं आपको, जैसे कि हर बार हम लोग मंगलवार और शुक्रवार को सुनाते हैं, तो इसका अगला भाग मैं आपको मंगलवार को शाम को 5 बजे सुनाऊंगी। नमस्कार।